शक्तिमान सीरियल में जो डॉक्टर जयकॉल का रोल मैंने किया, एक विशेष साइंटिस्ट जो शक्तिमान के हर काम में रुकावटें लाता रहता है। भीष्म इंटरनेशनल ये कंपनी मिस्टर मुकेश खन्ना ने बनाई थी और वो अपना नया शो शुरू कर रहे थे। मेरे इस डॉक्टर जयकॉल का पहला एपिसोड ही जब टेलीकास्ट हुआ था तो चारों तरफ मतलब मीडिया में और टीवी इंडस्ट्री में और इवन टीआरपी वाइज वो एपिसोड बहुत पॉपुलर हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चौरसिया। आज के एपिसोड में मैं आपको मिलवाने वाला हूं मिस्टर ललित परेमू जी से। ऑलरेडी ललित परेमू जी ने दिल्ली में कम से कम मेरे हिसाब से, मैं जहां तक जानता हूं, कम से कम 25 से 30 वर्कशॉप, टीवी शो और रेडियो में प्ले कर चुके हैं। रेडियो में तो ऑडियो ही होता है बेसिकली, लेकिन दूरदर्शन में 1992 में आप सोचिए कि हम लोग बच्चे थे तब ऑलरेडी ये टीवी शो में काम करते थे। उसके बाद ये मुंबई आए। मुंबई में आने के बाद 75 से ज़्यादा टीवी शोज़ में, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं और आज हमारे इस यूट्यूब में अपने लाइफ का एक्सपीरियंस और एक्टिंग, बहुत सारी चीज़ें। और ऑलरेडी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ऑलरेडी मिस्टर ललित परेमू जी मुंबई में अपना एक एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं और बहुत सारे वहाँ से लड़के पास होकर के, पास क्या समझिए कि एक ये साधना है एक तरह से एक्टिंग। उस साधना को ललित परेमू जी बच्चों को बताते हैं एक्टिंग के माध्यम से, और जब वो बच्चे मार्केट में आते हैं, टीवी शोज़, वेब सीरीज़ में काम करते हैं, तो उनका नाम कितना ऊपर होता है आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका बंदा अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करे तो पहले तो अपने आप को खुशी होती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए मैं मिलाता हूं आपको मिस्टर ललित परेमू जी से। नमस्ते सर। नमस्कार। फिल्म इंडस्ट्री में आपको जयकाल का कैरेक्टर कैसे मिला? हाँ देखिए, ये सही है। मैं शक्तिमान सीरियल में जो डॉक्टर जयकॉल का रोल मैंने किया, एक विशेष साइंटिस्ट जो शक्तिमान के हर काम में रुकावटें लाता रहता है। देखिए, एक एक्टर जब मैदान में अपने आप को उतारता है, मैदान में उतारने का मतलब है कि उसने अपनी थोड़ी ट्रेनिंग कर ली है। मेरी ट्रेनिंग उस तरह से दिल्ली रंगमंच से हुई है। कॉलेज के बाद और कॉलेज के दौरान ही मैंने 5-6 साल लगातार सिर्फ थिएटर में काम किया। तो उस दौरान करीब 20 से 25 अच्छे बड़े बड़े नाटकों में, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट डायरेक्टर्स डायरेक्ट किए उन प्लेस को, तो वो मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई। उसके बाद मैं दिल्ली में ही दिल्ली दूरदर्शन और रेडियो में कई साल काम करता रहा। सन 92 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ और 92 से मैं, यानी 92 से मैं बॉम्बे में ही काम कर रहा हूँ, टेलीविज़न में और फिल्म्स में। तो मैं जब बम्बई आया था तब मेरे बहुत सारा काम लोग जानते थे। दूरदर्शन के कई शोज़ जिसमें महिला आंचल, हिमालय दर्शन, सिग्मा, हज़ार घोड़ों का सवार, इस तरह के कई टीवी शोज़ बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स देख चुके थे। तो बॉम्बे में जब मैं काम के लिए एक तरह से मिलना जुलना शुरू किया तो मैंने एक सेक्रेटरी भी रखा था। तो उसके ज़रिए मेरी तस्वीर और मेरे वीडियोस कई ऑफिसेज में जाती थी। और भीष्म इंटरनेशनल ये कंपनी मिस्टर मुकेश खन्ना ने बनाई थी और वो अपना नया शो शुरू कर रहे थे। चांस की बात यह है कि मुकेश खन्ना के साथ मैं एक और सीरियल कहीं दूसरे प्रोड्यूसर के बैनर पे कर रहा था जिसका नाम था विराट। तो मुकेश खन्ना के साथ मेरे बहुत सारे सीन्स थे, तो वहीं पे उनसे परिचय हुआ। वो मेरे काम से भी वाकिफ़ हुए और जब मेरा सेक्रेटरी उनसे मिला था मेरे काम को लेकर तो उन्हें याद भी आया। तो उन्होंने अपने डायरेक्टर दिनकर जानी से कहा कि इसको ज़रा देखो, ललित परेमू एक अच्छा एक्टर है। तो बस वहाँ से मिलना शुरू हुआ, डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई। वैसे भी वो थिएटर से आए हुए लोगों को पसंद करते थे। तो मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा एक साइंटिस्ट का कैरेक्टर है और मेरे फ़ोटोग्राफ को लेकर कुछ उन्होंने गेटअप, यानी दाढ़ी और मूंछ करके भी ड्रॉ किया था, फ्रेंच कट, और वो अपने लिए एक देखना चाह रहे थे कि लुक मेरा कैसा रहेगा।
तो बस यहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद सिलसिला चलता रहा। वो कैरेक्टर बेसिकली 2 या 4 एपिसोड के लिए ही सोचा गया था पूरी राइटिंग और डायरेक्शन टीम ने, क्योंकि वो वहाँ पे शक्तिमान शो में जनरली जो विलन कैरेक्टर्स आते थे वो 2 एपिसोड या 4 एपिसोड के रहते थे। तो ऐसा ही ये भी सोचा गया था। लेकिन मेरे इस डॉक्टर जैकॉल का पहला एपिसोड ही जब टेलीकास्ट हुआ था तो चारों तरफ, मतलब मीडिया में और टीवी इंडस्ट्री में और इवन टीआरपी वाइज वो एपिसोड बहुत पॉपुलर हुआ। और तब राइटिंग टीम और इवन दूरदर्शन के जो सलाहकार लोग थे उन्होंने कहा कि इस कैरेक्टर को आप रेगुलर रखिए। तो 4 एपिसोड के बाद फिर वो हर 4 एपिसोड के बाद 4-4 एपिसोड के लिए आता रहा और इस तरह से करीब 300 एपिसोड तक वो कैरेक्टर डॉक्टर जैकॉल चलता रहा। अंधेरा कायम रहे। हाँ, अंधेरा कायम रहे। मेन एक ऐसा तकिया कलाम डायलॉग था कि अंधेरा कायम रहे, ऐसे करके हम बोलते थे। और ये अंधेरे के सारे नुमाइंदे जो थे वो इसी तरह से बोलते थे। तमराज किल्विश जो हमारे सीनियर थे, जिसे सुरेंद्र पाल प्ले कर रहे थे। हाँ, तो हमारी जो अंधेरे की टीम थी वो अंधेरा कायम रहे ये एक मंत्र की तरह जपते थे। और उस दौरान बच्चे भी बोलते थे कि अंधेरा कायम रहे। हाँ, ये तो है। देखिए, नेगेटिव चीज़ें बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। लेकिन शक्तिमान सीरियल में अच्छी बात ये थी कि खुद शक्तिमान एपिसोड के एंड में बच्चों को अच्छी अच्छी सीख देते थे। तो जो अंधेरे की बातें उनके मन में पड़ती भी थी, तो फिर दैनंदिन जीवन में कैसे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, कैसे अच्छे नियम पालन करने चाहिए, छोटी छोटी आदतें कैसे डेवलप करनी चाहिए, ये उस सीरियल के एंड में शक्तिमान आके बताते थे, जो कि बहुत अच्छा संदेश जाता था बच्चों में। सर, आप दिल्ली से मुंबई कब आए और मुंबई आने के बाद आपको पहला शो कौन सा मिला था? जयकाल का कैरेक्टर आपको मिला, उसके पहले भी तो आपकी जर्नी चल ही रही थी। हाँ, मैं तो काम कर ही रहा था। लेकिन मैं दिल्ली से ही सन 86-87 से ही मैं दिल्ली दूरदर्शन में काम कर रहा हूँ बतौर एक्टर। तो 92 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। और अच्छी बात ये रही मेरे साथ कि बॉम्बे जब मैं आया, यहाँ टेलीविज़न की इंडस्ट्री चल रही थी अच्छे से, जो खासकर दूरदर्शन के ही कार्यक्रम बनाते थे लोग। तो टीवी इंडस्ट्री के राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मेरे काम से वाकिफ़ थे। तो मैं जब यहाँ पे लोगों से मिलता था काम के लिए और मुलाकात करता था, तो हर ऑफिस में मुझे कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल जाता था जो मेरे काम से परिचित था। मेरे कई सारी टेलीफिल्म्स ऐसी आई थी जो सबको बहुत पसंद थी। यहाँ तक कि मैं बहुत आश्चर्य से भर गया था जब मैं ऋषि दा से मिला था, श्री ऋषिकेश मुखर्जी जी। उन्होंने मेरे सीरियल देखे थे और उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की। तब वो टीवी के कुछ 1-2 शो बना रहे थे। तो ऐसा था। फिर 93 से ही मैंने यहाँ पे बॉम्बे में काम करना शुरू किया और 94 में एक बहुत बड़ा रोल अच्छे सीरियल में, फासले नाम का एक सीरियल था जो सोनी चैनल में सोनी चैनल के लिए बनाया गया था। तब वो नया चैनल आया था। ये फिल्म मैंने गोविंद निहलानी जी के साथ की थी, वो 96 में की थी। वो संशोधन नाम की एक फ़िल्म थी और एनएफडीसी द्वारा प्रोड्यूस्ड फिल्म थी। साथ में एनएफडीसी एंड यूनिसेफ का कोलैबोरेशन था। तो ये फिल्म 96 में बनी थी। फिर उसके बाद काम चलता रहा, सीरियल्स, फिल्म्स, कुछ ना कुछ मैं लगातार काम करता रहा। तब तक जब मैं शिफ्ट हुआ बॉम्बे, तब दूरदर्शन से सारा अटेंशन ये सैटेलाइट चैनल ने ले लिया। ओके, जी टीवी पहला चैनल था। उसके बाद सोनी, स्टार और भी ऐसे सैकड़ों सीरियल बने थे। एलटीवी ऐसे छोटे छोटे तो बहुत थे जो बीच में बंद हुए। तो अभी तो मोटे मोटे कई चैनल्स हैं। अभी कलर्स भी है और स्टार के कई सारे ब्रांचेस हैं, जी के कई सारे ब्रांचेस हैं। तो ये टेक ओवर सैटेलाइट चैनल ने कर लिया। दूरदर्शन अपनी गति से चलता रहा। मैं दूरदर्शन के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैंने देखा था आपको एजेंट विनोद में भी आपने काम किया था। हाँ। और एक और भी वेब सीरीज है कुछ। हाँ, मैंने कई वेब सीरीज़ में काम किया है, जिसमें स्कैम 92 आज से 1.5 साल पहले आया था और वो भी सोनी लिव पे था।
अच्छा रिस्पांस था। उसके अलावा अभी हाल ही में अरण्यक नाम का एक शो मैंने नेटफ्लिक्स के लिए किया, जो रमेश सिप्पी और सिद्धार्थ कपूर के प्रोडक्शन हाउस का जॉइंट वेंचर था। उसमें एक कलेक्टर का रोल किया मैंने, तो वो भी अच्छा ही रिसीव हुआ। हाल ही में मैंने अभी रोहित शेट्टी के साथ एक सीरीज़ में काम किया, वो प्राइम वीडियो के लिए एक थ्रिलर सीरीज़ बना रहे हैं, मैन इन यूनिफॉर्म। अभी टेंटेटिव टाइटल ये है, तो उसमें मैं एक टेररिस्ट का रोल कर रहा हूँ। उसके अलावा अभी एक और वेब फिल्म है जिसकी शूटिंग के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, और एक और वेब सीरीज़ है जिसकी शूटिंग दिसंबर से शुरू होने वाली है। सर, आप इसके अलावा एक्टिंग करने के साथ साथ प्रेजेंट टाइम में आप अपना एकेडमी भी चला रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। जो मैं आपके स्टूडेंटों से मिला हूँ, उनके जो बात करने का तरीका है, जो लहजा है, जो उनके बॉडी में एक एनर्जी दिखती है। कुछ बच्चों से मिला हूँ मैं आपके, कि जो आपके एकेडमी पे पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो इतना मतलब इतना पॉलिशिंग, आप इतने कम समय में इतनी ज़्यादा पॉलिशिंग कैसे कर देते हैं आप? बस वही मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। मैं खुद टाइम देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना नियम बनाया है कि मैं पैसे के पीछे पागल की तरह नहीं दौड़ रहा हूँ पिछले कई साल से। शुरू में पैसे कमाने के लिए लगातार काम किया है, नो डाउट, लेकिन एक ख़ास उम्र के बाद और ख़ास वक्त के बाद, जैसे मैं एकेडमी आप 5 साल से देख रही हैं, लेकिन मैं 10 साल से एक्टिंग वर्कशॉप्स और एक्टिंग एकेडमी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक जगह लेके वर्कशॉप्स कर के और प्लेज कर के, आप देखेंगे अभी लेटेस्ट हमारा ये प्ले भी था जिसमें अलग अलग कहानियों पे हम काम करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बॉम्बे में जितने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अधिकतर एक्टिंग स्कूल्स हैं, वो शॉर्टकट मेथड से लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स भी सीखना नहीं चाहते पहली बात, और ग्लैमर की दुनिया से ही प्रभावित रहते हैं और सपनों की दुनिया में रहते हैं। कब उनके 3 महीने चले जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। मैं वैसे सिस्टमेटिकली 3 महीने की तो बात करता हूँ, लेकिन मैं लोगों को अपने साथ जोड़े रखता हूँ एटलीस्ट 2 साल या 3 साल, और उस दौरान उनसे प्लेस करवाता हूँ, और वो भी फ्री सर्विस। हाँ, एक बार कुछ पैसा दे दिया फिर तो आप फ्री ही, केवल लर्निंग ही हो रही है, क्योंकि 3 महीने में तो बहुत कुछ आप सीख नहीं पाएंगे। हमने तो जब स्टार्ट किया 3 महीने में तो एक नाटक होते थे, तो 3 महीना एक नाटक को देते थे हम। साल में ऐसे 4 या 5 नाटक करते थे जिसमें हम ट्रेन होते थे। वो पूरा एक एटमॉस्फेयर होता था। 15 दिन तो बस एक्सरसाइजेज होती थी, फिर रीडिंग होती थी, फिर धीरे धीरे ब्लॉकिंग और फिर शो। तो यहाँ तो मतलब फट 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 फास्ट फूड की तरह लोग आते हैं जाते हैं, बैचेस बनाए जाते हैं। तो ये मेरे मन में बहुत पहले से था, जब मैं देखता था कि लोग गुमराह बहुत हो रहे हैं, तो मैंने अपनी तरफ से एक नोबल, एक आदर्शगत काम उठाया, बीड़ा उठाया कि लोगों को गुमराह होने से बचाऊं। छोटे शहर से लोग आते हैं, अपने माँ बाप का हार्ड अर्नड मनी इस तरह से 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, और उसके बाद गुमनामी के अंधेरे में कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, और हर कोई हीरो बनने की ख्वाहिश लेके आता है। मैंने लेटली यूट्यूब पे भी मैं अपने लेक्चर्स डाल रहा हूँ एक्टिंग के ऊपर, और मैंने भी देखा था सर, अभी 1 हफ्ते पहले ही देखा था। हाँ, तो मैं जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, मैं उनको लेके यही बोलता रहता हूँ कि आप जीवन भर के लिए इस विद्या के विद्यार्थी बनिए, इस आर्ट को आप जीवन भर के लिए अपनाइए। 3-4 महीने की ट्रेनिंग से बात नहीं बनेगी, और सीखते रहिए, और रोजी रोटी कमाने वाले एक्टर का ख्वाब देखिए, न कि करोड़पति अरबपति बनने का ख्वाब। अभी तो हर कोई 1000 करोड़ से कम सोचता ही नहीं है, करोड़ों से तो कम बात ही नहीं होती है। बट असंभव है हर किसी के लिए, मतलब 1 करोड़ भी कमाना हर किसी के लिए, हर एक्टर के लिए 1000 करोड़ 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि रोजी रोटी का इंतज़ाम आपका हो जाए एक्टिंग से। ऐसा सोचिए आप घर कमा सकें, घर बना सकें, अपने बीवी बच्चे को पाल सकें, बस इतना सोचिए, और उसी शिद्दत से, उसी ईमानदारी से काम कीजिए जिस तरह से बहुत लोग अपना इंजीनियरिंग का कोर्स करके नौकरी करते हैं, या मेडिकल साइंस पढ़ने के बाद नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, या मैनेजमेंट करने के बाद नौकरी करते हैं। अगर हम वैसा ही उस ईमानदारी से काम करें तो साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, और आप कमाई भी करेंगे। और बाज़ार में इस वक्त चूँकि एवेन्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, देखिए दूरदर्शन है, सैटेलाइट टेलीविज़न है, अभी वेब यानी OTT का प्लेटफॉर्म आया है,
फिर आपके पास एड वर्ल्ड की दुनिया है, और अगर आप अच्छा थिएटर करेंगे, अच्छा एक्टिंग करेंगे तो थिएटर में भी कुछ पैसे आप कमा सकते हैं। डबिंग का एक एरिया है, रेडियो का एक एरिया है, यानी वॉइसिंग का एरिया जिसे कहते हैं। तो अगर कोई ईमानदारी से ये कला सीखता है तो 4 पैसे कमाने के रास्ते बहुत हैं। लेकिन अगर वो बस स्टार बनने का ख्वाब देखता है तो और उसी में जिएगा, छोटा काम करेगा नहीं, जैसे कई बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट लोग यही करते हैं, वो वेट करते हैं कि हमें कोई बड़ी फिल्म मिलेगी, लेकिन बड़ी फिल्म कई बार ज़्यादातर लोगों के नसीब में आती नहीं है। और आजकल समाज ऐसा हो चुका है कि ऑलरेडी जो फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड लोग हैं उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में जल्दी आ जाते हैं, बिकॉज उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके पापा प्रोड्यूसर हैं, उनके चाचा प्रोड्यूसर हैं, तो उनको लॉन्च करने में दिक्कत नहीं होती। तो नया आदमी, छोटे शहर से आया हुआ मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कैसे स्टार बन सकता है? तो ये अपने आप में एक धोखा है। उसमें तो देखो तो एक बस शाहरुख खान एक स्टार बने, नवाजुद्दीन एक स्टार बने, बस ये गिने चुने नाम है। तो ये तो बस गैम्बल है ना, ये एक जुए के जैसा है। मतलब एक तरीके से बोला जाए सर कि पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 1%, 0.1%। लेकिन ये एक विद्या है, इसको सीख के आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। हम जैसे कई लोग हैं जो इसी पर निर्भर रहे और इसी से उन्होंने कमाई की, जो भी कमाई की। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पति बने, लेकिन एक ठीक ठाक डिसेंट लाइफ आदमी जी सकता है। बस उसको ईमानदारी से सीखना होगा और डटे रहना होगा। लेकिन अगर एक वक्त के बाद उसको ये लगता है कि वो इस फील्ड के लिए नहीं बना है, तो समझदारी यही है कि छोड़ के कुछ और करे, या अगर बहुत दिल में पैशन है तो उसको एक सीरियस हॉबी की तरह रखे, नौकरी करे और एक हॉबी की तरह इसमें काम करे, काम मिल जाएगा उसको, क्योंकि ज़रूरत है। आज तो यूट्यूब वाले भी फिल्में बना रहे हैं, यूट्यूब वाले भी एपिसोडिक कुछ कर रहे हैं, तो काम की ज़रूरत सबको है और नए नए चेहरों की ज़रूरत हर जगह होती है। जो डिसिप्लिन्ड है, कम पैसा लेंगे या पैसा नहीं भी लेंगे, ऐसे एक्टरों की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो ईमानदार लोगों की वैल्यू तो है। आज के जनरेशन को कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे यूट्यूब के माध्यम से? जी बिल्कुल, आज के जनरेशन के लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ। मेरे पास जो ये एक्टिंग का ही जो मैं विद्यालय बनाया हूँ, इसको मैं अभिनय योग नाम दिया है कि अभिनय और योग दोनों को जोड़कर मैंने एक सिस्टम बनाया है जो सिर्फ एक्टिंग की शिक्षा नहीं है, बल्कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ये बहुत मदद करता है। और आपके अंदर जो दबे हुए नेगेटिव इमोशंस हैं, आपके अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, उसको अभिनय के माध्यम से हम बाहर निकाल कर आपके मन की सफाई भी कर सकते हैं। तो यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय आपका है। आप 3-4 चीज़ों पर ध्यान दें। जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करें, पूरी निष्ठा से करें, परिवार की कदर करें, उसमें स्पेशली माँ बाप। आज का ज़माना माँ बाप से बहुत खफा है, लेकिन माँ बाप की वैल्यू बहुत है और माँ बाप की वजह से ही आप हैं। इसलिए इधर उधर चाहे आपके कितने रिश्ते बने बिगड़े, लेकिन कोशिश करें कि माँ बाप से आपका रिश्ता बना रहे, बिगड़ता है उसको संवारते रहें। तीसरा पॉइंट कहूँगा कि ईमानदारी पर जोर दें। शॉर्टकट मेथड से किसी भी तरह की सक्सेस टिकती नहीं है। समाज में हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इन्होंने ऐसे किया, स्मार्ट बिजनेस किया, लेकिन वो थोड़ी देर की कहानियाँ ही हैं, लंबा जीवन उसमें टिकता नहीं है। लंबा अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। हार्डवर्क ज़रूर करिए, लेकिन ईमानदारी से करते रहें। चोरी चकारी से बचें, दूसरों को ठगने से बचें, अपने आप को धोखा देने से बचें और जीवन में खुश रहने का अधिक प्रयास करें। आज हमारे समाज में, भारत के समाज में भी मेंटल हेल्थ की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो उसका पहला इलाज यही है कि आप मेंटली हेल्दी रहें। उसके लिए किसी न किसी कला से जुड़ें। गीत, संगीत, नृत्य, ड्राइंग, पेंटिंग, पोइट्री, अभिनय, इन सब में आप वक्त दें, ज़रूर दें। और उसके बाद थोड़ी सी जब उम्र हो जाए तो स्पिरिचुअल ट्रैक पे चलें, योग एंड मेडिटेशन के रास्ते पर भी चलें। जो ईश्वरमुखी समाज है वो लंबे समय तक दुखी ही रहता है, ये इतिहास ने हमें सिखाया है। भारत का जो पुराना समाज था, जो ईश्वरमुखी समाज रहा है, आज वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है, लेकिन वापस उसको उसी ट्रैक पे आना पड़ेगा और ईश्वरमुखी जीवन ही जीना पड़ेगा जो आपको लंबे समय के लिए सेहतमंद बनाए रखता है। ये 2-4 पॉइंट्स मेरे अपने हैं जिसका मैं सबको कहता भी रहता हूँ। तो अगर हमारा यूथ इसको फॉलो करेगा तो डेफिनेटली एक बेहतर इंसान बनेगा।
थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच कमल जी। मेरी तरफ से आपका ये यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी, आपके ढेर सारे सब्सक्राइबर्स बने, आपको ढेर सारे लाइक्स कमेंट्स और शेयर होते रहें और आपका ये यूट्यूब चैनल सफल हो। थैंक यू। नमस्कार।